ठीक है बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक है ना, 3 हमने करना था। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आप लोगों को ध्यान से देखना आप सबने। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इसमें हम लोगों को ना दो सिचुएशंस दी है। ठीक है, ये बोलता है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। ठीक है, ये बोलता है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये बोलता है कि भाई हमारे पास ना दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, से इसका नाम ए और बी है। ये बोलता है देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन देम। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दो लाइंस हो हमारे पास, और फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में ये बोलता है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास और बीच में एक पॉइंट सी है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। सेकंड केस बोलता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन अ सेम लाइन। ये बोलता है कि भाई दूसरी सिचुएशन बोल रही है हमारे पास। अब दो पॉइंट्स हैं, बोले इसमें ए बी और एक तीसरा पॉइंट हमारे पास सी। ये बोलता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन अ सेम लाइन। ये बोलता है कि भाई हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जो तीसरा पॉइंट है वो लाइन में ना आए। क्या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है हमारे पास? हो सकती है। पहली सिचुएशन भी पॉसिबल है हमारे पास, दूसरी सिचुएशन भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ये बोलता है कि डू दीज postulates contains any undefined terms। क्या इसमें कोई दो undefined terms है हमारे पास? ये पूछ रहे हैं हम लोगों को। अगर आप ध्यान से देखें तो दो चीज, क्या इसने पॉइंट्स के बारे में कुछ बात कही है? तो हमारे पास अनडिफाइंड पॉइंट्स के अनडिफाइंड चीजें क्या है हमारे पास? टर्म्स। एक तो हो गया हमारे पास पॉइंट के बारे में इसने कुछ नहीं बोला हुआ। ठीक है, और दूसरा अनडिफाइंड पॉइंट कौन सा हमारे पास? लाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसने पूछा कि क्या इस पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? तो हम बोलेंगे यस, इसमें दो अनडिफाइंड टर्म्स है। कौन कौन सी? पॉइंट और लाइन। आई बात समझ में? और उसके बाद ये क्या पूछता है हम लोगों को? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है? मतलब क्या ये पॉसिबल है हमारे पास कंडीशन? हमने बोला यस। अलग अलग सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों पोस्टुलेट्स हमारे पास कंसिस्टेंट होते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। आई बात समझ में? एंड थर्ड चीज क्या पूछ रहा है हम लोगों को? डू दे फॉलोज इक्लिड्स पोस्टुलेट्स? क्या ये इक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो करता है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये इक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता है। बट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इक्लिड्स का एक एक्सियम पढ़ा हुआ है। कौन सा एक्सियम? जिसमें ये बोलता है हम लोगों को गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो दो पोस्टुलेट्स हैं वो एक्सियम जो आपके इक्लिड्स का पोस्टुलेट्स है उसमें तो इन दोनों टर्म्स की कोई बात नहीं की गई है। बट जो इक्लिड्स का एक्सियम है उसमें हम इस चीज की बात करते हैं। हमने एक्सियम पढ़ा था जो बोलता था कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट इज पासेस थ्रू देम। अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स अगर हमारे पास होंगे तो उनमें से मतलब अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो उन दोनों को छूती हुई एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फिनिश। अरे बात समझ में कि नहीं? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half of AB, explain by drawing the figure। ठीक है, ध्यान से देखना सबने। इसने बोला कि हमारे पास कोई दो पॉइंट A B। ठीक है, इसने बोला बच्चों हमारे पास कोई दो पॉइंट्स है A और B, और इसने बोला कि एक पॉइंट C जो है इनके बीच में लाई करता है। ठीक है, और अब इसने दिया क्या हमें? गिवन दैट ही सेज
गिवन दैट, इसने हमें दिया है कि भाई AC किसके बराबर है आपके BC के बराबर। ठीक है जी, AC किसके बराबर है आपके BC के बराबर। ठीक है, और हम आपको प्रूफ करने को बोल रहे हैं। क्या प्रूफ करने को बोल रहा है ये, ध्यान से देखो, ये बोलते हैं कि आप प्रूफ कीजिए AC किसके बराबर है हमारे हाफ ऑफ AB के बराबर। या अगर मैं अदर वर्ड्स में कहना चाहूँ तो ये बोलना चाहता है कि AC ट्वाइस ऑफ AC किसके बराबर है आपके AB के बराबर। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं ट्वाइस ऑफ AC को AB के बराबर प्रूफ करूं या AC को हाफ ऑफ AB के बराबर प्रूफ करूं। दो चॉइस है मेरे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप सभी, क्या मैंने बोला कि वहां पे एक फिगर थी हमारे पास, कैसी कुछ किस तरीके की थी ना, AB और यहाँ पे था C। तो इसने बोला कि AC किसके बराबर है हमारे BC के बराबर है, और इसने बोला कि भाई हमने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना था हम लोगों ने प्रूफ करना था AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, इसके बराबर हमें इसको प्रूफ करना था। तो ध्यान से देखो, हम क्या कर सकते हैं कि किसी तरीके से आपस में इक्वल प्रूफ हो जाए। अगर मैं ध्यान से देखो ना, चाहे हम इसी को पकड़ता हूँ, देखो इसी वाले पॉइंट को अगर मैं पकड़ूं तो क्या होता है हमारे पास। देखो इसने बोला कि भाई AC को मैंने AC छोड़ा। ठीक है, शॉर्टकट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। AB किसके बराबर है? क्या मैं AB को ऐसा लिख सकता हूं AC प्लस BC? क्या मैं AC को लिख सकता हूं AB को AC प्लस BC लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कितना। ठीक है जी, अब मैंने बोला AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC को मैंने AC ही लिखा। क्या मैं BC की जगह, इस BC की जगह AC लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर भी AC आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ AC, 2 से 2 कैंसल, AC इज इक्वल्स टू AC। तो ध्यान से देखो, क्या मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में प्रूफ किया कि नहीं किया? तो दैट्स इट, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। आई बात समझ में? किसने बोला था कि आपने क्या करना, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना था। तो मैंने क्या किया, यहीं से इक्वेशन को उठाया, AB की जगह क्या लिख दिया मैंने, AC प्लस BC, और उसके बाद मैंने बोला BC किसके बराबर है आपके AC के बराबर। तो AC प्लस AC किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC, 2 से 2 कैंसल, AC किसके बराबर आ गया आपके AC के बराबर। आई बात समझ में? तो मैंने क्या कर दिया, इनडायरेक्टली इसको आपस में प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, दैट्स इट। फिर तो हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ये बोलते हैं इन क्वेश्चन नंबर 4 द पॉइंट C इज कॉल्ड a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has only one and one midpoint. अब बोलना क्या चाहता है ये? अब ये बोलना चाहता है हम लोगों को कि क्या ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन होगी ना, अगर मैं किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करता हूं तो उस लाइन में ना, इसने बोला कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा हमारे पास मिड पॉइंट नहीं हो सकते। तो क्या लगता है आप लोगों को, ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और अगर मैं उसमें देखूं तो उसमें कितने मिड पॉइंट हो सकते हैं आपके, एक या दो? एक ही हो सकता है ना। तो इसने बोला कि भाई आपने प्रूफ करना है कि एक लाइन के बीच में एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ इस क्वेश्चन में लाइन में क्या करूंगा, एक की जगह 2 मिड पॉइंट पकड़ूंगा। ठीक है, और फिर मैं बोलूंगा कि भाई जो मैंने अज्यूम किया था वो मैंने क्या किया था, गलत किया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमें कुछ प्रूफ करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ गलत अज्यूम करेंगे। ठीक है, और फिर हम प्रूफ कर देंगे कि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। ठीक है, ध्यान से देखना। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A
और पॉइंट बी। ठीक है, इसने हमें दिया है कि सी क्या है, इसका एक मिड पॉइंट है। ठीक है, और इसने बोला कि आपने प्रूफ करना है कि भाई इसमें ए के अलावा कोई दूसरा मिड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है, गिवन दैट इन लाइन सेगमेंट, गिवन दैट इन लाइन सेगमेंट ए बी, शॉर्टकट करेंगे ए बी, सी बी द मिड पॉइंट। अच्छा जी, देखो बच्चों, अगर सी मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या होता है मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो है उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी इक्वल्स टू बी सी या सी बी, ये हम लोगों को दिया है। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अच्छा जी, और क्या कर सकता हूँ मैं? चलो, और उसके बाद अब मैं अज्यूम करूंगा, मैं बोलता हूँ कि लेट अस अज्यूम दैट, हमने अज्यूम किया कि भाई डी बी ऑल्सो आ मिड पॉइंट। अब हम मान के चले डी बी क्या है, डी ऑल्सो आ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि डी बी क्या है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर डी मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब हो जाएगा ए डी किसके बराबर है, हमारे डी बी के बराबर। तो ये क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी हमारे पास, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? अब ध्यान से देखना आप सबने क्या। अच्छा जी, अब मैंने बोला कि यार सी भी मेरे पास क्या था, कहाँ था वो, अगर सी मिड पॉइंट था तो मैंने बोला ए सी किसके बराबर था, हमारे बी सी के बराबर था। अगर डी क्या था हमारे पास, जो क्या होता है डी अगर मिड पॉइंट था तो डी भी किसके बराबर था, ए डी और डी बी के बराबर था। तो इसका मतलब एक चीज मुझे क्या पता लगी, तो इसका मतलब ये हुआ अगर सी मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ए सी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर ए सी, ध्यान से देखो, मैंने बोला बच्चों कि ए सी जो है, ए सी है ना, सी मिड पॉइंट है, तो ए सी किसके बराबर होगा, ए बी के आधे के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी तरीके से अगर डी भी मिड पॉइंट होगा तो ए डी, आधा ए डी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ, मतलब जो ए डी होगा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर भी होगा। तो मैं बोलूंगा ऑल्सो मैं बोलूंगा ए डी भी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है? दोनों का राइट हैंड साइड हमारे पास सेम है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, इनका लेफ्ट भी सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा। सो वी कैन से ए सी मस्ट बी इक्वल टू ए डी। अब मैंने बोला ए सी और ए डी क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर ए सी और ए डी आपस में क्या आगे मैंने प्रूफ कर दिया, ए सी और ए डी आपस में इक्वल है। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल कब हो सकते हैं? अगर ये सी भी का हो डी के बराबर या डी का हो सी के बराबर। तो हम लिखेंगे ए सी जो है आपका ए डी के बराबर कब होगा, ये तभी होगा जब सी और डी क्या करे, एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस इज पॉसिबल। ये क्वेश्चन आया है पेपर में पिछले साल, 3 नंबर में आता है, यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल आया है 3 नंबर में। दिस इज पॉसिबल only if C coincide with D। मैंने बोला ये तभी पॉसिबल होगा जब C के ऊपर क्या होगा, D होगा। आई बात समझ में? सो our assumption is wrong। So our
assumption is so our assumption is wrong. So D is not a mid point. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, आई बात समझ में, ये पेपर में आ सकता है। तो आप लिखोगे देयरफॉर इन अ लाइन सेगमेंट देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं होंगे आपके पास। समझ में आया कि नहीं आया, पता लगा ना। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, जो गिवन था सी मिड पॉइंट गिवन था, तो हमने लिखा ए सी इक्वल्स टू बी सी, और उसके बाद हमने अज्यूम किया कि डी भी क्या है आपका मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी किसके बराबर आ गया हमारे डी बी के बराबर। अब मैंने क्या करना था, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन निकालना था। रिलेशन कब आता, जब राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो जाता। तो जब मैंने ध्यान से देखा ए सी और डी बी के बीच में क्या रिलेशन आ रहा था, दोनों ही ए बी के आधे के बराबर थे। तो मैंने बी सी की जगह लिखा हाफ ऑफ ए बी, डी बी की जगह लिखा हाफ ऑफ ए बी। ठीक है जी, तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या आ गया, इक्वल। अगर दोनों का राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ये बोलता है कि ए सी किसके बराबर है, देखो ये बोलता है कि ये वाला ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये तभी हो सकता है कि जब मान के चलते, देखो मान के चलता हूँ ए डी कितना है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों लाइनें बराबर कब होंगी, ये तब हो सकती है तो ए डी भी क्या हो जाए 3 सेंटीमीटर हो जाए, या ए सी भी क्या हो जाए ऊपर वाली तरफ 5 हो जाए, या ये तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये जो मान के चले थे डी इसका मिड पॉइंट वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या सॉरी 4 है ना, 4 क्या 6 लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। ये एक फिगर बनी है हमारे पास, इन फिगर 5.2 इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसने बोला ए सी जो है हमारे किसके बराबर है, आपका बी डी के बराबर है। प्रूव दैट ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर इस डायग्राम में ही छुपा हुआ है। आपको डायग्राम देखो ध्यान से, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर हमारे डायग्राम में ही छुपा हुआ है। क्या छुपा है भाई, ध्यान से देखो। इसने बोला कि हमारे पास एक लाइन है, ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक है ए बी सी डी, ध्यान से देखना सबने। ठीक है, ये बोलता है कि हमारे पास एक लंबी लाइन है ए डी जिसमें 2 पॉइंट्स है बी और सी। इसने बोला आप लोगों को कि भाई जो ए सी है ना मेरे पास, वो ए सी किसके बराबर है, आपके बी डी के बराबर है। आई बात समझ में। तो ये बोलता है कि ये जो चीज़ है ना, ये इसने हमें गिवन, ये हमें गिवन है सब कुछ। पहला काम है जो डायग्राम दिया, डायग्राम बनाओ, जो गिवन है उसको लिखो। अब हम लिखते हैं कि हमें प्रूफ करना क्या है। इसने बोला प्रूफ करो कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। अब ध्यान से सुनो, ये जो ए सी है ना, ए सी, क्या ए सी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी? क्या ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी? लिख सकता हूँ। और बी डी को बी सी प्लस बी डी लिख सकता हूँ क्या? तो राइट डाउन। सो सिंस ए सी इक्वल्स टू बी डी, देखने में अटपटा है, 3 नंबर में आता है पेपर में, और बहुत ही आसान है, सबसे इजी चैप्टर है हमारे पास। इसको ध्यान दो, 3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें। ए सी कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी सी, बी डी कैन बी रिटन एज बी सी प्लस सी डी, है ना। ध्यान से सुनना, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी। ध्यान से देखो, हमें प्रूफ करना है ए सी और, अच्छा हमें दिया हुआ है कि ए सी और बी डी के आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैंने ए सी को बोला, मैं ए सी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी, और ए बी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हो, बी सी इधर भी है, बी सी इधर भी है। ठीक है, तो क्या बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमारा सेम है ना। अगर इस बी सी को इधर लेके आ जाऊं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, आपस में
कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ध्यान से देखो, क्या प्रूफ करना था आप लोगों को, यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, दैट्स इट। और अगर आप इसमें एक रीजन लिखना चाहो तो हमने एक एग्जाम पढ़ी थी कि अगर दो चीज आपस में इक्वल होती है, उसमें अगर इक्वल में ऐड कर दूं बोथ साइड, तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा हमारे पास वो भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो आप इसमें एक लिख सकते हो कि अगर दो चीजें, दो क्वांटिटीज अगर आपस में इक्वल है और उस क्वांटिटी अगर क्या बोला था मैं, अगर हमारे पास क्या हो दो चीजें, अगर कोई दो चीजें हैं हमारे पास, उसमें बोथ साइड क्या करूं, इक्वल इक्वल ऐड करूं, तो वो भी क्या हो जाता है हमारे पास आपस में इक्वल हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। और फाइनल पेपर में पिछले बार क्वेश्चन नंबर 4 आया है आपका, देख लेना, 3 नंबर में आया था, 3 नंबर लाइक है नहीं कुछ भी इसमें, ठीक है। अगर पिछले साल क्वेश्चन नंबर 4 आया था, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 के आने के चांसेस है ज़्यादा, ठीक है। 4 इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास अगर आएगा पेपर में, तो यही क्वेश्चन है हमारे पास। 4 5 दो ही क्वेश्चन है सिर्फ जो पेपर में आ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। ओके, देन लास्ट लिख दिया सबने। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई द एक्सियम 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई हमारे पास जो पांचवा एक्सियम था, ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो पांचवा एक्सियम कौन था, शायद पांचवा एक्सियम था हमारे पास कि जो पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, होल से कम होता है, ठीक है। उसने बोला था ना कि भाई जो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। तो बोलना क्या चाहता है, अगर आप सबको याद होगा तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, मैंने बोला था कि भाई ये क्या है मेरे पास, एक पिज्जा का पीस है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि भाई ये हमारे पास क्या पिज्जा का पीस है, ठीक है। तो अब देखना, पहले प्रैक्टिकली देखो। तो इसने बोला कि भाई अगर ये क्या हमारे पास एक पिज्जा का पीस है, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट क्या है मेरे पास पिज्जा का पीस है, तो क्या ये पिज्जा का एक छोटा सा पीस पूरे के पूरे पिज्जा से छोटा होगा कि बड़ा होगा? ये छोटा सा पिज्जा का पीस जो है हमारे पास, ठीक है, कौन सा वाला, अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो पिज्जा का ये छोटा सा पीस है हमारे पास, ये छोटा सा ये वाला, ठीक है, देखो ये वाला, तो क्या ये छोटा सा पीस इस होल से छोटा होगा कि बड़ा होगा? ये वाला पार्ट जो है होल से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? अब देखो मैंने ना इसी में मैंने ये बात की पिज्जा के पीस में। अब मैं बात करता हूँ कि देखो ध्यान से, मैंने बोला कि भाई मेरे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे, ठीक है जी। मैंने 10 रुपए दे दिए किसको? मैंने 10 रुपए दे दिए साक्षी को, साक्षी को दे दिया, ठीक है जी। अगर मैंने 10 रुपए साक्षी को दे दिए तो क्या ये 10 रुपए 100 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। तो इसका मतलब जो हमारा फिफ्थ एक्सियम है कौन सा वाला, कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट, वो कैसा है हमारे पास? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर आप ज्योमेट्री की पार्ट में बात करो या हम किसी क्वेश्चन मैथमेटिक्स की अलजेब्रा में बात करूं या मैं किसी में भी मैथमेटिक्स में इसकी बात करूं, तो हमेशा क्या रहता है? ट्रू रहता है। दैट्स इट। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस तरीके से आपने थोड़ी सी वर्डिंग लिख लेनी है इसमें, ठीक है। इस चैप्टर से हमारे पास 2 MCQs आएंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, 4 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और MCQs में तो कुछ भी पूछ सकता है वो एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। और एक ये पूछ सकता है कि जो आपका पोस्टुलेट्स थे, 5 पोस्टुलेट्स पढ़े, कितने पोस्टुलेट्स होते हैं, कितने एग्जाम दिए, किसने दिए यूक्लिड्स ने, ये पूछ सकता है कि पहला पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं हमारे पास,
क्वेश्चन बनने को तो उठपटांग के पूछेगा वो, ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना। दैट्स इट।